आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है महिला संवैधानिक सुरक्षा एवं प्रावधान, वुमेन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड प्रोविजंस। यह विशेष तौर पे BA 6 सेमेस्टर के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो यहाँ जो आज का टॉपिक है हमारा, महिलाओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा एवं प्रावधान। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के दौर में महिलाएं किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं हैं। ये आप इसको सही कर लेंगे। काम लिखा गया है, कम होगा यहाँ पे। घर हो या बाहर, महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान एवं सरकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब यहाँ हम देखें, आज का जो दौर चल रहा है उस दौर में हम देखें तो महिलाएं किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो घर हो चाहे बाहर का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के समान कार्य कर रही हैं। इसके पीछे जो प्रमुख योगदान रहा है वो हमारे भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए, महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दी गई, सुरक्षात्मक जो माहौल बनाया गया, उसका परिणाम है। और साथ ही साथ सरकार ने समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई, उसका भी प्रभाव रहा कि महिलाएं अब लगभग हर क्षेत्र में पुरुषों के समान कदम ताल कर रही हैं। परंतु अनेक परंपरागत कारणों एवं पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण महिलाओं को आज भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर मिनट महिलाएं विभिन्न अपराधों का शिकार हो रही हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी कई ऐसे परंपरागत कारण हैं, या यूँ कह लें कि भारत में जो पुरुष प्रधान मानसिकता बनी हुई है, उसकी वजह से महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो विभिन्न प्रकार के अपराधों का शिकार हो रही हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा एवं विकास को लेकर भारत सरकार एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा स्वतंत्रता के बाद से निरंतर प्रयास किए गए हैं। अब महिला सुरक्षा और महिला विकास को लेकर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। लगातार नए नए कानून नए नए प्रावधान बनाए जा रहे हैं। अनेक ऐसी स्वयंसेवी संगठन हैं जो लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रयास को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो भारत में जो भी संवैधानिक प्रयास किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उन्हें हम बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, वो भी संवैधानिक। तो आइए शुरुआत करें, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ आप देखें, आपका हेडिंग है संवैधानिक प्रावधान। तो यहाँ देखें, लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की मूल तत्व में शामिल है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में महिला सुरक्षा, सम्मान, विकास एवं भेदभाव से बचाव के प्रावधान किए गए हैं। अब यहाँ जो भी हमारा संविधान लिखा गया है, उस संविधान की अगर हम बात करें तो लैंगिक समानता की बात संविधान के मूल तत्व में ही की गई है। अब चाहे हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, वहाँ भी समानता की बात की गई है। मौलिक अधिकारों की बात करें, वहाँ भी समानता की बात की गई। और जो भी नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए, सब में महिला सुरक्षा, सम्मान, विकास एवं भेदभाव से बचाव के प्रावधान रखे गए हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, कानून, विकासात्मक नीतियों एवं योजनाओं के द्वारा हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास को प्रमुखता दी गई है। अब भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो चल रही है, उस व्यवस्था के तहत जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, जो भी विकासात्मक नीतियां बनाई जा रही हैं, जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन सभी में महिलाओं के विकास को प्रमुखता दी गई है। या यूँ कह लें कि विशेष तौर पर महिलाओं के विकास और उनकी उन्नति के लिए ध्यान दिया जा रहा है।
अब आए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 एवं 42 में इसकी चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। अब यहाँ जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनकी चर्चा हम एक बार कर लें कि भाई किस अनुच्छेद में कौन सी सुविधा महिलाओं को प्रदान की गई है। तो यहाँ देखें अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 को देखें क्या है इसमें, तो महिलाओं को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अब ये जो अनुच्छेद है 14 ये महिलाओं को न्यायिक रूप से जो है समानता का अधिकार देता है, पुरुषों से समानता का अधिकार देता है अनुच्छेद 14 महिलाओं को। आज देखिए यहाँ देखें अनुच्छेद 15 है, एक राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। अब यहाँ इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी राज्य जो है नागरिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये जो है 15(1) में निर्देशित है। आइए देखें अनुच्छेद 15(3), ये जो है महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान की व्यवस्था के लिए है। अब यहाँ पे आप देखें जो अनुच्छेद 15(3) है वो महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान या विशेष व्यवस्था करने की बात ये करता है। अनुच्छेद 16 को देखें आप, तो अनुच्छेद 16 में नागरिकों के लिए अवसर की समानता की बात की गई है। अब जो भी भारतीय नागरिक होंगे, चाहे वो महिला होगी चाहे पुरुष होगी, सबको हर क्षेत्र में समान अवसर दिया जाएगा। ये व्यवस्था अनुच्छेद 16 में किया गया है। अनुच्छेद 39 की अगर हम बात करें तो यहाँ महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पहले महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन या कम पारिश्रमिक दिया जाता था, लेकिन अनुच्छेद 39 में यह व्यवस्था की गई कि भाई जो भी काम समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। जो काम जिस काम को पुरुष करके जितना वेतन पाता है, महिला भी उस काम को करके उतना ही वेतन प्राप्त करेगी। अब आए अनुच्छेद 42 में, यहाँ देखें महिलाओं के लिए मातृत्व राहत के प्रावधान किए गए हैं। गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के दौरान महिलाओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई अनुच्छेद 42 में। तो इस प्रकार से आप देखें कि संविधान के अंतर्गत महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास जो वो किया गया है। आगे देखें, संविधान में उक्त प्रावधानों के बाद भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध में लगातार वृद्धि हुई है। इससे महिलाओं को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद से ही अनेक कानून लागू किए गए, जिसमें कुछ प्रमुख कानून निम्न प्रकार से हैं। अब यहाँ देखिए कितना प्रावधान होने के बाद भी महिलाओं के विरुद्ध जो वो अपराध में वृद्धि हुई है। इसको लेकर भारत सरकार ने समय समय पर कई कानून महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान के लिए बनाए हैं। तो कुछ ऐसे ही कानून, कुछ ऐसे ही प्रावधान हैं जिनकी चर्चा हमें करनी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे। अरे यार, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। आइए आगे देखते हैं, अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो ये जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं प्रावधानों की हमें चर्चा करनी है। तो पहला प्रावधान देखें, एक लागू हुआ था अनैतिक व्यवहार निषेध कानून। यहाँ देखें अनैतिक व्यवहार निषेध कानून लागू किया गया 1956 में, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे अभी। फिर देखें हम दहेज निषेध कानून 1961, जिसमें संशोधन हुआ 1986 में। मातृत्व लाभ कानून 1961 में पारित हुआ, संशोधन हुआ 2017 में। चौथा देखें गर्भपात कानून 1971 में। पांचवा देखें महिला अमर्यादित चित्रण निषेध कानून जो आया 1986 में। छठवां देखें आप सती निषेध कानून 1987 में। सातवां देखें राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में। आठवां देखें पीएनडीटी एक्ट 1994 में आया। आगे देखें घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून आया 2005 में। कार्यस्थल में महिला दुराचार निषेध कानून आया 1913 में। 11वां देखें आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसमें महिलाओं को जो है मुफ्त कानूनी सलाह
दी जाती है वो आया 1986 में। 12वां देखें हम, महिलाओं को गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार। 13वां देखें आप, तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार। तो ये कुछ प्रमुख हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है, और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, सबकी चर्चा करना यहाँ छोटे से वीडियो में संभव नहीं होगा। तो आइए जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम देख लेते हैं एक बार जो है। तो पहला चलते हैं, अनैतिक व्यापार निषेध कानून 1956। इसमें देखें क्या प्रावधान है। तो इस कानून के अनुसार अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की खरीद एवं बिक्री करना अवैध व्यवहार की श्रेणी में आता है। इसके लिए कम से कम 7 साल का कारावास, जो कि उम्र कैद, या 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। अब यहाँ देखिए, अनैतिक व्यवहार निषेध कानून, ये कानून जो है स्त्री, पुरुष, बच्चों, या यूँ कह लें कि मानव की खरीद फरोख्त या बिक्री पर जो है वो रोक लगाता है। इसे अवैध व्यवहार माना गया है। अगर इस प्रकार के अपराध में कोई व्यक्ति संलिप्त होता है, पकड़ा जाता है, तो उसको कम से कम 7 साल की सज़ा होगी, और इसे बढ़ाया जा सकता है, उम्र कैद भी की जा सकती है, और या लगभग 10 साल की सज़ा जो है वो बढ़ाई जा सकती है। जुर्माने का अलग से प्रावधान इसमें किया गया है। आइए दूसरा देखें हम। तो दूसरा इसमें आप देखें, दहेज निषेध कानून, जो 1961 में पारित हुआ, और इसमें संशोधन हुआ 1986 में। तो इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 के जुर्माने का प्रावधान है। अब जो भी दहेज लेगा, दहेज देगा, या दहेज लेने देने में सहयोग करेगा, वो अपराध की श्रेणी में है, और उसके लिए 5 साल की कैद और 15,000 जुर्माना का प्रावधान जो इसमें किया गया है। संशोधन 1986 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए यह प्रावधान किया गया है कि किसी महिला की मृत्यु यदि उसकी शादी के 7 साल के भीतर जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है, या दिखाया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया है, तो इसे दहेज हत्या के रूप में माना जाएगा। इसके लिए 7 वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। तो जो संशोधन हुआ इसमें दहेज कानून में 1986 में, उसे और कठोर बना दिया गया, और इसमें ये कहा गया कि अगर विवाह के 7 साल के अंदर अगर किसी महिला की मृत्यु होती है, तो उसे दहेज हत्या माना जाएगा। लेकिन उसके जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि शिकायत होनी चाहिए कि भाई मृत्यु के पहले उसके साथ जो है गलत व्यवहार किया गया, रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता बरता गया, उसे पीड़ित किया गया। अगर इस प्रकार की शिकायत मिलती है 7 साल के अंदर, तो उसे दहेज हत्या माना जाएगा, और इसके लिए 7 साल से अधिक का कारावास का प्रावधान है, और इसे आजीवन कारावास में तब्दील किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आइए अगला देखें हम। तीसरा है मातृत्व लाभ कानून 1961। 1961 में मातृत्व हित कानून लागू किया गया, जिसका संशोधन हुआ जाके 2017 में। वर्तमान में इस कानून में के अनुसार फैक्ट्रियों, खदानों, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाएं मातृत्व लाभ एक्ट 1961 के अंतर्गत 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए अधिकृत हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि मातृत्व हित लाभ दिया गया है, और ये लागू किया गया था 1961 में, संशोधन हुआ इसका 2017 में। और वर्तमान में ये कानून जो है सभी फैक्ट्रियों, खदानों या ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसी दुकानें जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हों, या राज्य सरकार द्वारा सूचित जो भी प्रतिष्ठान हैं, उनमें कार्यरत सभी महिलाओं को इस एक्ट का लाभ मिलेगा, जिसमें गर्भावस्था के दौरान उसे 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, जिसमें 90 दिन प्रसव से पूर्व और 90 दिन प्रसव के बाद तक प्रसूता अवकाश एवं अन्य हितों का प्रावधान है। तो जिस महिला को गर्भ धारण होता है,
उस महिला को प्रसव के 3 महीना पूर्व से छुट्टी मिलेगी और प्रसव के 3 महीने बाद तक उसको जो प्रसूतावकाश दिया जाएगा। कुल मिलाकर 6 महीने का प्रसूतावकाश उसको प्राप्त होगा। आइए अगला देखें। चौथा है हमारा जो है गर्भपात कानून 1971। इस कानून के अंतर्गत महिला को कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में या सरकार की ओर से अधिकृत किसी भी चिकित्सा केंद्र में अधिकृत एवं प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गर्भपात करा सकती हैं। अब यहाँ देखें कि इसके लिए भी अधिकार दिए गए हैं कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई विशेष समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में महिला जो है वो गर्भपात करा सकती है। और वो लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो सरकारी अस्पताल पे होना चाहिए या सरकार द्वारा अधिकृत किसी चिकित्सा केंद्र पे होना चाहिए और प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा ही होना चाहिए। आइए अगले पे चलते हैं हम जो है। पांचवा देखें हम, महिला अमर्यादित चित्रण निषेध कानून 1986। यहाँ देखें इस कानून के तहत विज्ञापनों या प्रकाशनों या लेखन और चित्रों के जरिए महिलाओं के अशोभनीय चित्रण को प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं का जो अमर्यादित चित्रण किया जाता है उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है और विशेष तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें किसी भी प्रकार का इस तरह का चित्रण जिससे महिलाओं की भावनाओं को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। छठवां देखें आप, सती निषेध कानून 1987। यह कानून सती प्रथा को की रोकथाम के लिए बनाया गया जिसमें जीवित विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। ये जो सती प्रथा था वो हमारे समाज में एक क्रूर प्रथा थी जो लागू थी। उसे रोकने के लिए, पूर्ण रूप से निषिद्ध करने के लिए 1987 में कानून बनाया गया था और कानून बनाकर उसे रोक दिया गया है। तो ये रहा सती निषेध कानून जो महिला सुरक्षा के लिए था। आइए सातवां देखें हम जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग कानून 1990। इस कानून का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दे और चिंताओं के लिए एक आवाज़ प्रदान करना है। अब ये जो आयोग बनाया गया है, यह आयोग प्रमुख रूप से महिलाओं के हितों और अधिकारों को लेकर काम करता है। जो भी महिलाओं से संबंधित मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को विश्व पटल पर या राष्ट्र पटल पर लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ देखें ये महत्वपूर्ण है, कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे कि महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी जयंती पटनायक। जबकि 7/8/2018 से अद्यतन इस समय जब क्लास पढ़ाया जा रहा है इस आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो इस समय है रेखा शर्मा। तो ये आयोग महिलाओं की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। आइए आगे देखें। 8वां, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गर्भधान के पहले या बाद में लिंग चयन तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से है। जो वर्तमान समस्या है, भ्रूण हत्या की जो समस्या है, उस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये प्रावधान लागू किया गया है कि लोग तकनीकियों का सहारा लेकर लिंग परीक्षण करवाकर जो गर्भपात करवा रहे हैं उसके लिए ये किया गया है। तो यहाँ सेक्स चयन गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। भाई जो भी अल्ट्रासाउंड करवा के पहले ही जान लेते हैं कि लड़का है या लड़की, उसके आधार पर अबॉर्शन करवाते हैं, उसे रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है। आइए आप देखें अगला, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2005। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान करना है या उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के अपराध करने वालों में रक्त संबंधी जैसे माता पिता, बेटा, भाई, बहन, चाचा आदि, विवाह संबंधी की बात करें तो पति है, सास ससुर हैं, बहू है, देवर है, भाभी है, नंद है आदि, और दत्तक ग्रहण संबंधी कोई सदस्य हो सकता है। अब ये महिलाओं को घरेलू हिंसा, घर के भीतर जो हिंसा होती है उस हिंसा से सुरक्षित करने के लिए 2005 में कानून लाया गया था। और ये जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं वो
सगे संबंधी, महिला के सगे संबंधी या घर के ही लोग होते हैं, जिसमें महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो उसमें 3 तरह के संबंध इसके अंतर्गत आते हैं। रक्त संबंधी हो, जैसे अगर माता द्वारा अत्याचार किया जा रहा हो, पिता द्वारा किया जा रहा हो, बेटी के द्वारा किया जा रहा हो, भाई के द्वारा किया जा रहा हो, बहन के द्वारा किया जा रहा हो, ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। वहीं विवाह संबंधी में पति हो गया, सास ससुर, बहू, देवर, भाभी, ननद आदि। तो इस तरह से आप देखें तो घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए आगे चलते हैं। देखें 10वां कार्यस्थल, आप देखें कार्यस्थल में महिला दुराचार निषेध कानून 2013 मौजूदा प्रावधान के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल तथा कम से कम 1 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है तथा इसे गैर जमानती अपराध बनाया गया है। अब यह कार्यस्थल या महिला किसी भी क्षेत्र में काम करने जाती है, जहाँ भी वो काम करती है, वहाँ अगर उसके साथ छेड़छाड़ होता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाता है। और भारतीय दंड संहिता 354 के तहत छेड़छाड़ का अगर कोई पुरुष दोषी पाया जाता है या कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको अधिकतम 5 साल की सज़ा हो सकती है या कम से कम 1 साल की सज़ा होगी। और एक विशेष प्रावधान है कि गैर जमानती अपराध माना गया है, जमानत इसमें नहीं होगी। आगे आए 11वें में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1986। यह एक्ट कहता है कि आप किसी भी इनकम स्लैब में हो मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। यह एक्ट उन महिलाओं पर भी लागू होता है जो कामकाजी हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो 1986 में प्रकाशित किया गया था, ये मुफ्त में जो है कानूनी सलाह देता है और इस दायरे में ऐसी महिलाओं को भी रखा गया है जो कामकाजी हैं, जो घर से बाहर निकलती हैं और रोज़गार, व्यवसाय या नौकरी करती हैं। तो ये कुछ प्रावधान थे। आगे देखें, देख लें और भी है प्रावधान। यहाँ आप देखें 12वां महिलाओं को गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार। महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध जैसे यौन उत्पीड़न के लिए 354 ए, निर्वस्त्र करने के इरादे से हमले करने के लिए धारा 354 बी, लज्जा भंग करने के लिए स्त्री पर हमला करना धारा 354, महिला की ताक झांक करना धारा 354 सी तथा महिला का पीछा करने के लिए धारा 354 डी के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये जो है महिला की गरिमा और उसकी शालीनता की रक्षा के लिए कुछ धाराएं व्यक्त की गई हैं, जिसमें यौन उत्पीड़न के लिए धारा 354 लगाया जाता है। निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला अगर करते हैं तो 354 बी लगाया जाता है। अगर लज्जा भंग करने के लिए स्त्री पर हमला किया जाता है तो वो 354 धारा लगाया जाता है। अगर महिला की ताक झांक करते हैं तो 354 सी की धारा लगती है तथा महिला का पीछा अगर किया जा रहा है तो ये जो है 354 डी के तहत आता है, जो दंडनीय है और इसके लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। आगे आए आप जो है 13वां पे आप देखें, तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार। अगर कोई महिला तलाकशुदा है तो अपने पति से 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस के अंतर्गत गुजारा भत्ता ले सकती है जब तक कि वह दूसरी शादी ना कर ले। अब यहाँ देखें, तलाक के बाद महिला जो है यह तलाकशुदा है तो अपने पति से जो है गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है और इसकी व्यवस्था सीआरपीसी की धारा 125 में की गई है। लेकिन उसकी शर्त है कि अगर वो दूसरी शादी करती है तो गुजारा भत्ता का हकदार वो नहीं होगी। आगे आए, इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनेक अधिनियम पारित किए जा चुके हैं ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सके, परंतु यह स्पष्ट है कि महिलाओं को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बाधाओं के कारण महिलाओं की सहभागिता संतोषजनक नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें कि इतनी सारी व्यवस्थाएं और सुविधाएं होने के बाद भी आज भी भारत देश में महिलाओं की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। अभी भी स्थितियाँ सुधर रही हैं, लेकिन समय लगने की उम्मीद है।
अभी पूरा लाभ जो है इन कानूनों का या इन प्रावधानों का महिलाओं को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि ज्ञानवर्धक होगा आपके लिए। यह टॉपिक विशेष तौर पे BA 6 सेमेस्टर के लिए बनाया गया है, लेकिन यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।